दर्द भारत न्यूज चैनल पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राणे सागर और आपके सामने उपस्थित हूं लेकर कार्यक्रम सोच बदलो देश बदलो। बड़ी समस्याएं हैं, इस देश का दुख बहुत है, दर्द बहुत, समस्याएं बहुत है। सरकार को उसके फेलियर पे भी बहुत बात करने का मन करता है, लेकिन फिर बाद में ये सोच करके मन बदल जाता है कि गलतियां बार बार कोई और करे और दूसरे की गलतियों से कोई गलत आदमी सरकार में पहुंच जाए तो कब तक सरकार को दोष देते रहेंगे। कभी कभी विचार तो सही करना चाहिए, सोच तो सही पैदा करनी चाहिए, अपने अधिकारों को समझना चाहिए, अपने संवैधानिक अधिकारों को समझना चाहिए। आज जिस मुद्दे पे चर्चा हम करेंगे वो मुद्दा मूलभूत समस्याओं को लेकर है। सरकार बनती है, बिगड़ती है, बनती बिगड़ती रहेगी और उस सरकार में बनने बिगड़ने के दौर में कुछ लोग अच्छे लोग आ जाते हैं और ज्यादातर गंदे लोग भी आते हैं। एक बार सत्ता जिसको मिल जाती है, जो कमजोर व्यक्ति होता है, वो सत्ता का डर दिखा करके अपने सत्ता पे बने रहना चाहता है और आपके जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी भी कीमत पे दबाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि उसकी जो खामियां है वो उजागर हो। ये सत्ता का चरित्र है। कुछ अच्छे लोग आते हैं तो पब्लिक खुश हो जाती है, कुछ गंदे लोग होते हैं तो नाराज होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलतियां तो पब्लिक की है, ये लोकतंत्र की है। लोकतंत्र में जो अधिकार दिला, लोकतंत्र की नहीं बल्कि लोकतंत्र में जो अधिकार पाए हुए लोग हैं, जो असली स्वामी हैं, वो अपने आप को असली स्वामी समझने की बजाय कुछ और ही समझ बैठे हैं। भारत ने जो डिजाइन किया है उनकी लाइफ, भारत के नागरिकों की, वो जो लाइफ डिजाइन किया गया है, जो अधिकार डिजाइन किए गए हैं, उसके अनुसार वो चलने के बजाय बाय डिफॉल्ट चलना शुरू कर दिए हैं। और जब भी बाय डिजाइन और बाय डिफॉल्ट में डिफरेंसेस जाते हैं तभी समस्या खड़ी होती है। इस देश के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहली चीज है ट्रस्टीशिप और दूसरी चीज है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। इसी से सारी अफरा तफरी पैदा होती है। आज हम बात करेंगे ये ट्रस्टीशिप कितनी खतरनाक इस देश के लिए है। ट्रस्टीशिप का मतलब यह है कि उन संपत्तियों को जिन पे सीलिंग एक्ट लगा दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें एक लूप होल ढूंढ करके हजारों एकड़ जमीनों को, हजारों करोड़ संपत्तियों का एक व्यक्ति स्वामी बना रहता है, उसको कहते हैं ट्रस्टीशिप। ना उसको इनकम टैक्स देना पड़ता है और ना कोई झमेले बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उसको कहते हैं ट्रस्टीशिप। और निजीकरण वो है जो सरकार के को कृत्याकृत करके चीजें हासिल कर ली जाए, वो निजीकरण। और ये दोनों चीजें, एक तो ट्रस्टीशिप भूमिहीन पे बुरा असर डालती है और निजीकरण रोजगार पे बुरा असर डालती है। आज डिबेट को यही केंद्रित करेंगे, ये ट्रस्टीशिप क्या है और निजीकरण कितना इस देश के लिए खतरनाक है। आज की चर्चा हम यही सीमित करेंगे, इसी पे केंद्रित करेंगे। सीमित तो नहीं करेंगे, असीमित है ये चर्चा, केंद्रित इसी पे करेंगे। और हमारे बीच में जो अतिथि उपस्थित हैं उन अतिथियों का हम आपसे परिचय करा दें। हमारे बीच में डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी उपस्थित हैं। बड़े लंबे समय तक शैक्षणिक कार्यों से जुड़े रहे हैं, भूगोल के प्रोफेसर रहे हैं। हमारे बीच में डॉक्टर ओपी यादव जी रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं दिल्ली हायर एजुकेशन के और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में यूनुस मोहानी साहब हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिन्होंने काफी ख्याति अर्जित की थी और उस समय नंबर 1 पे कदम बढ़ा करके आगे बढ़ते थे। अगर ये कहा जाए कि वो पायनियर थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, तो कोई अतिरंजनापूर्ण बात नहीं होगी। उस परिवार से, उस वंशज से ताल्लुक रखते हैं यूनुस मोहानी साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत खैर मकदम। इस्तकबाल करते हुए सबसे पहला
इस डिबेट में आपको शरीक करें, आपके विचारों को शरीक करें। सबसे पहला प्रश्न हम लेकर के आपके पास ही आएंगे यूनुस मोहानी साहब, कि आपसे समझना चाहते हैं कि वास्तव में ट्रस्टी को निजीकरण ये क्या घालमेल है जो देश के भूमिहीन लोगों को पूरी तरह परेशान कर देता है, और निजीकरण पूरी रोजगार पे डाके डाल देता है। तो ये हम समझना चाहते हैं, ये दोनों क्या घोटाला है इसके। देखिए रने साहब, एक सीधी सी बात है, देश के कुल संसाधनों पर देश के हर एक व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन उस सारे संसाधनों को किसी न किसी कानूनी रूप से फसावले फांस के, मैं इसको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगा, किसी न किसी फसावले के द्वारा कुछ चुने हुए चुनिंदा लोगों के हाथ में दे देना। कानूनी भाषा में आप उसको ट्रस्टीशिप कहिए, निजीकरण कहिए, कुछ भी कहिए, सच सिर्फ ये है कि सत्ता मित्रों के हाथ में देश की चाबी सौंपने का घिनौना खेल है ये, जिसके जरिए गरीब सिर्फ गरीब रहेगा, सिर्फ वोटर रहेगा, और संपत्ति अर्जित करने का, अपनी धन संपदा बढ़ाने का अधिकार सिर्फ 1% लोगों के पास चला जाएगा। और यही हो रहा है। एक व्यक्ति इस देश में 2014 से पहले तक 100 अमीरों में शामिल नहीं था, आज वो 10 बड़े अमीर लोगों में शामिल है। तो ये विडंबना नहीं है तो क्या है? जिस भारत की दुर्दशा ये है कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनका क्या कहना, लेकिन आज लॉकडाउन के बाद जो ये मिडिल क्लास था, ये भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है, क्योंकि न किस्तें गई खत्म हुई, ना जो सैलरी थी वो मिली, ना ही इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ हुआ, ना ही बच्चों की फीस माफ हुई। अगर कुछ बचा है तो ये है कि सिर्फ सम्मान बचा है, पैसे नहीं बचे हैं। यही सिर्फ इस देश की विडंबना है और यही सच्चाई है। यानी ट्रस्टीशिप और निजीकरण सिर्फ एक यूं कहें कि एक फर्जीवाड़ा करके चंद लोगों के हाथ में देश की चाबी सौंप देने का नाम है। जी, डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझना चाहेंगे। लगता है डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी का संपर्क हमसे टूट गया है। जैसे ही संपर्क होता है हम उनको शरीक करेंगे। डॉक्टर ओपी यादव जी आपके पास हम आ रहे हैं आपसे प्रश्न लेकर करके। डॉक्टर ओपी यादव जी, हम आपसे, आपको आवाज मिल रही है? जी जी जी। डॉक्टर ओपी यादव जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये ट्रस्टीशिप और निजीकरण ये एक बड़ा घोटाला है क्या जो सरकारों द्वारा किया जाता है, और अपने जेब के उद्योगपतियों, जिनको क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है, अगर उसका सही शाब्दिक अर्थ प्रयोग किया जाए तो उसे कहा जाता है गद्दार उद्योगपति। और जो ट्रस्टीशिप के नाम पे बड़े बड़े मठ बना करके पूरी जमीनों पे कब्जा कर लिया जा रहा है, क्या इसी व्यवस्था ने देश के बहुत बड़े समाज को, बहुत बड़े तबके को, बहुत बड़ी संख्या को भूमिहीन रखने के लिए मजबूर कर रखा है क्या? जी डॉक्टर ओपी यादव जी। जी, मैं राणा जी आपकी बात को और थोड़ा सा बड़ा करके बताऊंगा कि हमारे देश में बेरोजगारी, ये निजीकरण और जो ट्रस्टीशिप की बात आपने उठाया, आज बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया, और इस पे बहुत ज्यादा लोगों को जानने की आवश्यकता है। कि मैं बताऊं निजीकरण क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन। हम लोग कुछ चीजों को कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सौंप देते हैं। मुट्ठी भर लोग कौन है? जो धनाढ़ हैं, पैसा है जिनके पास, वो एक अपना जाके सरकारी एजेंसी में अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एक ट्रस्ट बना लेते हैं। जैसे आपने मंदिरों की बात, तो मंदिर मस्जिद में, जो मंदिरों में जो ट्रस्ट बने हैं, बहुत सारी जमीनें हैं, और जो लोग बड़े लोग बने वहां पे वो चला रहे हैं, गोरख धंधा कर रहे हैं। और ये जो हमारा जो निजीकरण का खेल हो रहा था, उसका कहना यही है कि हमने ट्रस्ट कैसे बनाया। मैं बताता हूँ आपको। आपके पास कुछ जमीन है, सपोज करिए 5 बीघा, कहीं बड़े शहर में। आपने एक अपने नाम से ट्रस्ट बनाया, गौतम राणा सागर जी ने, और जाके उसका एक रजिस्ट्रेशन करवा लिया। उसमें ये लिख दिया कि ये जो मेरा ट्रस्ट है ये बना है निःशुल्क
किसी भी काम को करने के लिए, मतलब आपका चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे अनाथ बच्चों का हो, चाहे वो मंदिर का हो जो आपने बोला, चाहे वो किसी भी काम को करने का। तो जब आप किसी काम को करने का ट्रस्ट बना लेते हैं तो उसमें आप क्या दिखाते हैं कि उसके लिए कुछ बिल्डिंग बनवानी है, कुछ पैसा दिखाते हैं, फिर आप अच्छा खासा बैंक से लोन ले लेते हैं। अब जो मंदिर वाले हैं इन्होंने ट्रस्ट खोल रखा है और वो ट्रस्ट इनका से नहीं चल रहा, उस ट्रस्ट में जो इनका दान आ रहा है उसमें दिखाते हैं एक साल, मान लीजिए मैं बात करूं किसी मंदिर की, बड़े मंदिर की, कि अगर हम लोग बात करें कि तिरुपति मंदिर की बात करें, साईं शिरडी मंदिर की बात करें और वैष्णो देवी की बात करें, तो इनका जो चढ़ावा आता है उसमें कोई टैक्स लगता नहीं है। ये ट्रस्ट बन गया है, उस ट्रस्ट के पीछे जो लोग काम करते हैं, जिनका अच्छा खासा जो उसको चलाने वाले संस्था के लोग हैं, बड़े लोग जो हैं, कोई हम आप तो है नहीं ना, कोई गरीब आदमी हो बैठा। तो ये ट्रस्ट का जो धंधा चला, जिसके समझ में आ गया, उसने क्या किया, अपने इस काम को थ्रू, जिसे कहा जाए कि बड़े बड़े लोगों के द्वारा काम शुरू किया और 5-10 लोग उसको चला रहे हैं और उसमें अच्छा खासा पैसे का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, अच्छा खासा पैसा आ रहा है। कहाँ से रहा, मैं आपको बताता हूँ इसकी कहानी कहाँ से होती है शुरू। आपने कोई काम शुरू कर दिया, आप उसको दिखाते हैं कि भाई हमें तो सरकार कह रही, गवर्नमेंट ने पल्ला झाड़ लिया कि हमारे पास कुछ अब है नहीं ज्यादा, हम सारी चीजों को प्राइवेट करें। जैसे अभी आप रेलवे का सुन रहे हैं, कुछ समय पहले आपने सारी चीजों को सुना था, हर जगह विरोध होता है, लेकिन बाद में अगर मैं बात करूं, बैंक के एम्प्लॉय विरोध करते हैं जाके कि भाई हमारा प्राइवेट ना करो, रेलवे की विरोध करते हैं। आप कहीं भी पूरे सेक्टर में चले जाओ, मैं आज से नहीं कर रहा, अगर आप कई साल पहले से उठाएं बात, ये जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो पुरानी हो चाहे वो नई हो, तो हमारे देश की बड़ी विडंबना रही है। हमारे देश की आबादी आपको पता है 133 या 30 या 33 करोड़ के आसपास, जिसमें लगभग 35 करोड़ युवा है, युवा यूथ जनरेशन काम है, जिसके सामने घोर संकट है सारी चीजों का। अब वो पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि आपने तो निजीकरण कर दिया, जाए कहाँ वो, उनको जाना पड़ेगा क्योंकि सरकारी स्कूलों में उनका एडमिशन होता नहीं है, वहाँ व्यवस्था है नहीं, तो प्राइवेट में जाते हैं, कहीं ना कहीं से पैसा लेके आते हैं, लोन या उधार लेके आते हैं। लेकिन जो ये ट्रस्ट बनता है आपका, उस ट्रस्ट के द्वारा जो आपने मठ, स्कूल, कॉलेज और सारी चीजें जो वित्त विहीन जिसको आप लोग बोलते हैं, वो वित्त विहीन भी इसी का एक पार्ट है, ट्रस्ट का ही पार्ट है। अगर आपको कोई चीज शुरू करनी है तो आपको पहले ट्रस्ट ही अपना बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग बात करें, कंपनी एक अलग चीज होती है जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लेकिन ये ट्रस्ट जो बने हैं, उस ट्रस्ट के बनने की कहानी यही है कि हर चीज के तोड़ हमारे यहाँ मिलते हैं। तोड़ कैसा मिलता है कि मैं उस चीज का तोड़ देखता हूँ कि अगर ये किसी ने बनाया, मान लीजिए ओपी यादव जी, जरा इसको समराइज करिएगा एक बार, सबको शरीक कर लें, फिर आएंगे आपके पास लौट के। मैं समराइज करना चाहता हूँ जी। तो निजीकरण देखा जाए और ट्रस्टी देखा जाए तो किसी भी तरह से आम आदमी के हित में नहीं है, राणा जी। और दूसरी बात यह है, इसका जो ट्रस्टीशिप बनाई गई है, इसका कोई बहुत फलीभूत रिजल्ट नहीं है ना। आप इसमें पकड़ के सकते किसी को कि आप पकड़ के ले आओ, इसमें ये चल रहा है। जब बहुत सारी चीजें होती हैं तो कुछ खुलता है, वरना हमारे भारत देश में हजारों ट्रस्ट चल रहे हैं, लाखों ट्रस्ट चल रहे हैं, ना आपको पता होगा ना मुझे पता होगा। जब कहीं कोई खुलता है उसमें जांच होती नहीं, तो सब ये ट्रस्ट सिर्फ चलती आ रही है, सब गलत चीजें होती जा रही हैं, 2-4 सही होते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि पूरा ही तरह से देखा जाए, इसमें बहुत ज्यादा उस पर कंट्रोल की ना आवश्यकता है, जो हो नहीं रहा। निजीकरण हो, निजीकरण तो आपके सामने। फिर आएंगे ओपी यादव जी, फिर आएंगे आपके पास। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, आपसे समझना चाहते हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये जो ट्रस्टीशिप है और निजीकरण है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे जो हमारे यहाँ पैरेलल मनी चल रही है, जिसको समानांतर धन कहते हैं, और आज सरकार की दृष्टि से देखा जाए तो उसे काला धन कहते हैं। पता नहीं काला धन खोजते खोजते उसने मुंह कहाँ कहाँ काला किया, वो तो पूरे देश के सामने है। जिसको काला धन कहते हैं या पैरेलल मनी कहते हैं, चूंकि भारत की करेंसी है तो हम इतना बुरा शब्द भारत की करेंसी के लिए नहीं उपयोग कर सकते, इसलिए हम उसको समानांतर मनी उपयोग करेंगे। जो समानांतर मनी है, उस समानांतर मनी को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ये ट्रस्टीशिप और निजीकरण का खेल चल रहा है क्या? गड़बड़ झाला चल रहा है क्या? डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव। राणे साहब, सबसे बड़ी बात है, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा आपको इस बात को समझने के लिए कि आखिर ये खेल क्यों खेला जा रहा है, सरकार की मंशा क्या है। आज वर्तमान में जो सरकार चल रही है
उसका मूल उद्देश्य क्या है और किस नाते ट्रस्टीशिप को ये पैरेलल आप जो कह रहे हैं समानांतर चलाने की बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा ये मानना है कि वर्तमान में जो सरकार है उसका लोकतंत्र में, संविधान में किसी भी प्रकार का कोई भरोसा नहीं है। वो नहीं चाहती है। लगता है फिर हम डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी का डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मोहानी साहब आपसे समझेंगे। आप अपना ऑडियो खोल लीजिएगा, आपके पास आ रहे हैं और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि 4 पॉइंट है जो इस देश वो नहीं चाहती है कि संसाधनों का बंटवारा समान रूप से संवैधानिक ढंग से लोकतांत्रिक देश की तरह से पूरे देश के लोगों में हो। इस नाते वो संविधान की विभिन्न अनुच्छेदों में सेंध लगा करके ऐसे उपाय निरंतर करने का प्रयास करती रही है जिससे सत्ता और आर्थिक स्थिति कुछ विशेष लोगों के हाथ में सिमट जाए। उसी में ट्रस्टीशिप भी है, उसी में प्राइवेटाइजेशन भी है। आप जानते हैं कि 1% लोगों के पास आज 77% पूंजी इकट्ठी हो गई। देश में 5% लोगों के पास अस्थाई पूंजी के रूप में, जिसको खेती बाड़ी के रूप में कहते हैं, वो 80% इकट्ठा है। लोकतंत्र ने जो सहभागिता की बात कही है, हमारे संविधान ने देश के बहुसंख्यक समाज को 340, 41, 42 अनुच्छेद में जो भागीदारी की बात कही है, वो भागीदारी न हो पावे, इसी के लिए ये ज्यादा से ज्यादा इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि संविधान के हिसाब से चलेंगे तो समाज के सब तबकों को भागीदारी देनी पड़ेगी। इस नाते व्यवस्था इस प्रकार की लाई जाए कि जहां न तो रिजर्वेशन की सहभागिता हो और न तो ऐसी कोई स्थिति हो कि कोई क्लेम कर सके। ट्रस्ट एक ऐसा संसाधन होता है जिसमें मुख्य ट्रस्टी जो होता है उसके साथ वो ट्रस्टी जो सहायक ट्रस्टी बनाता है वो अपने परिवार या अपने करीबी लोगों को बनाता है, शेष लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और संविधान के बहुत सारे अनुच्छेदों में उसको ऐसी सुविधाएं मिली हुई हैं। ट्रस्ट में आने वाले पैसे को किस रूप में उपभोग करता है, कैसा करता है, जो पैसा आ रहा है उस पर कोई टैक्स भी उसको नहीं देना है। तो इस प्रकार से जो आपने कहा कि पैरेलल मनी है, जिस ब्लैक मनी के रूप में आप कहते हैं, वो इन ट्रस्टों के माध्यम से इकट्ठा हो रहा है। सरकार इन ट्रस्टों से डोनेशन ले रही है और अधिकाधिक सुविधाएं इन ट्रस्टों के माध्यम से कुछ विशेष लोगों के हाथ में सत्ता को और संसाधनों को केंद्रित करने का प्रयास कर रही है। जी जी जी, सत्ता और संसाधनों को केंद्रित करने के प्रयास में, और उस प्रयास में 4 चीजें आती हैं। मोहानी साहब, उन 4 चीजों का तस्करा करके हम आपके पास आएंगे। और इस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था, डॉक्टर लोहिया जी ने भी कहा था। पहला, डॉक्टर लोहिया जी ने कहा कि ये जो ट्रस्टीशिप है ये देश के सामाजिक ढांचे को, समाजवादी ढांचे को पूरी तरह धूल और धूसरित करता है। दूसरा, इन्होंने कहा कि जब हम नॉन वायलेंस पे जरूरत से ज्यादा अहिंसक शब्दों का प्रयोग करते हैं और चरित्र हिंसक करते हैं, तो नॉन वायलेंस का जब हम एक्सटेसिव नॉन वायलेंस पे डिपेंड हो जाते हैं, और हम ये कहते हैं, उस समय उन्होंने गांधी जी को कोट करते हुए कहा था कि जब वो कहते थे कि एक गाल पे, गांधी जी ने कहा कि अगर कोई एक गाल पे मारे तो दूसरे गाल को उसकी तरफ कर देना चाहिए, तब उन्होंने कहा था कि इस तरह की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि अगर किसी अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार नहीं होगा तो वो अन्याय अत्याचार बढ़ता जाएगा, वो बड़े पैमाने पर बढ़ता जाएगा। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि स्पाइनिंग व्हील, जो ये सूत काटने की मशीनें हैं, जिसको उस समय केतली के नाम पे जाना जाता था, कहते थे केतली से सूत काटा जाता है, तो उसको हटा करके मशीनरी युग पे हमें आगे बढ़ना चाहिए। तीसरा, चौथा पॉइंट वो कहते थे कि जो जरूरत से ज्यादा हम धर्मों पे और आस्था पे विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म पे विश्वास करते हैं, आस्था पे विश्वास हम करते हैं, ये सारी चीजें समाजवादी आंदोलन को धूल दूसरित करती है और समाज को वर्णीकृत कर देती है और समाज को पूरी तरह से एक रूप समाज बनाने के मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। जो बात उन्होंने, डॉक्टर लोहिया जी ने उस 60 के दशक में कही
और वो बात आज बढ़ करके चूंकि बदल चुकी थी, और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री उस बात को कह रहे हैं। मैं ये हमारे उच्चारण में गलतियां नहीं है, ये दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री के उच्चारण में गलतियां नहीं है, हम जानबूझ करके ही प्रधानमंत्री कह रहे हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी फिर उन्हीं को लेके आ रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, यानी तेली है तो आज फिर तेल निकाल करके काम करे। अगर कोई नाई के घर में पैदा हुआ है तो बाल काट के अपनी आजीविका चले। कोई चमार के घर में पैदा हुआ है तो फटे जूते बना करके अपनी आजीविका चलाए। कोई यादव के घर में पैदा हुआ है तो दूध बेच करके अपनी आजीविका चलाए। मतलब आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, यही जो डॉक्टर अंबेडकर उस समय कह करके आगे बढ़ाए देश को, फिर देश के प्रधानमंत्री वहां वापस ले आने चाह रहे हैं। तो ये क्या फिर हम 60 के दशक और 50 के दशक में भारत को ले आ रहे हैं क्या? जी मोहनी साहब। देखिए, 60 का दशक और 50 का दशक, ये आजादी से पहले का जो भारत था, अगर इस बार भारत बर्बाद हुआ तो शायद हम उस स्थिति में भी नहीं पहुंचेंगे। ये सबको समझ लेना चाहिए, क्योंकि संसाधन जिस तरह से बेचे जा रहे हैं। देखिए, एक चीज समझनी पड़ेगी, एक क्रोनोलॉजी है। आपने सहारा ग्रुप को देखा, सहारा ग्रुप में सुब्रत राय सहारा जी के साथ जो हुआ, और उसके बाद जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे, उनकी जो उनकी कंपनी थी पूरी, या जो ट्रस्ट था, या जो भी था, सहारा ग्रुप जो था, उसमें जो भी ट्रस्टी थे वो देखिए कहीं पतंजलि में तो नहीं मिलते। ये बहुत इंटरलिंक करेंगे तो बातें समझ में आएंगी कि सहारा समाप्त होके फिर एक पतंजलि का उद्भव होता है, और उनका प्रोडक्ट इतना बिकता है कि हजारों हजार करोड़ रुपए वो मुनाफा कमाते हैं। एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ रिलायंस ग्रुप के बारे में सभी जानते हैं कि हम शुरू से टाटा बिरला को सुनते आए थे, लेकिन वो ऊंचाइयां नहीं छू सके जो आज रिलायंस ग्रुप छू रहा है। और 2014 के बाद से तो जो बूम आया है उसका क्या कहना। सबके पास पैसे कम हुए हैं, लेकिन इनके पास पैसे बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ रेलवे का निजीकरण हो रहा है। वही रेलवे जो घाटे में चलती है, उसे उद्योगपति इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वो घाटे में चलती है। सोचने वाली बात है, एक व्यापारी कभी घाटे वाली चीज को नहीं खरीदता। आखिर व्यापारी घाटे वाली चीज क्यों खरीद रहा है? फिर एक बात कही गई कि इसमें जो कर्मचारी हैं वो सरकारी रहेंगे, सब कुछ सरकारी रहेगा, खाली वो परिचालन जो है वो करेंगे, देखेंगे ताकि टाइमिंग पे चले। तो जब पटरियां हमारी रहेंगी, स्टेशन हमारा रहेगा, वर्कर हमारा रहेगा, तो निजीकरण को किस चीज का रहा है? सवाल यहाँ पे, दरअसल निजीकरण हो रहा है रेलवे की उस जमीन का जो अभी नहीं हुआ है। अभी सिर्फ रेलगाड़ी बेची गई है, लेकिन रेलवे के पास भारत में आर्मी के बाद सबसे ज्यादा लैंड अगर कहीं पर है तो वो रेलवे में है। उस रेलवे की जमीन को यूज किया जाने वाला है। जो काम पहले किया जाना चाहिए था कि जैसे पानी के लाइंस को जोड़ना था, जहाँ पे फ्लड आ रहा है, वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे पूरे पानी का प्रबंध किया जा सकता था, कहीं सूखा नहीं होता, कहीं बाढ़ नहीं होती, वो नहीं किया गया। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगनी थी, जैसे फर्रुखाबाद में आलू होता है तो वहां पे चिप्स फैक्ट्रीज लग जाती, अगर गेहूं होता है हरियाणा में तो हरियाणा में फ्लोर्स मिल्स होती, और ट्रेन के जरिए कनेक्टिविटी हो जाती और पूरे देश में एक सिस्टम चल सकता था। ये करने के लिए ये निजी कंपनियां आ रही हैं। ये ट्रेन से मुनाफा कमाएंगी नहीं कमाएंगी ये बात अलग है, लेकिन रेलवे की जमीन ये कब्जाने जा रही हैं। इस तरह धीरे धीरे कोल माइंस हैं, मैग्नीज माइंस हैं, आपकी अब्रक है, आयरन है, ये सब कुछ बिक चुका है। यानी देश बिक गया है, अब देश में बचा कुछ नहीं है। अब हम खाली हाथ ढिंढोरा पीट रहे हैं, ये ट्रस्टीशिप ये है और प्राइवेटाइजेशन ये है। ये सब सिर्फ कहने की सिर्फ बातें हैं। जो खेल होना था हो चुका है। हम अभी भी जागने को तैयार नहीं हैं, और हम अभी भी जागना नहीं चाहते हैं। अगर हम यकीनन जाग रहे होते तो खुद सोचिए कि इस तरह की महामारी फैली हुई है, जो जिस तरह से वावैला मचाया गया है कि कोरोना फैल गया है, लोग मर रहे हैं, हजारों हजार मरीज मिल रहे हैं, लाखों लाख लोग
इससे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन ऐसे टाइम पर भी जी मोहानी साहब मानता हूं फिर लौटेंगे हम आपको, आप समराइज कर लीजिए, फिर हम आपके पास लौटेंगे। ऐसे समय पर, अब आप सोचिए कि ऐसे समय पर 5 अगस्त डेट डिसाइड कर दी गई है कि राम मंदिर का शिला पूजन किया जाएगा। सोचने वाली बात है, ये चिंताजनक बात है। इस देश के मानस को समझना होगा, उसे झंझोरना होगा कि क्या अभी भी आप हॉस्पिटल नहीं चाहते हैं? क्या अभी भी आपको फैक्ट्रीज नहीं चाहिए? आपको रोजगार नहीं चाहिए? यकीनन जी जिनको जी श्रद्धा है, श्रद्धा जी जी रखनी चाहिए। इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के आराध्य हैं राम। हम भी उन्हें इमाम हिंद कहते हैं। हमें उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम करने में कोई गुरेज नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन क्या ऐसे समय जी पर प्रधानमंत्री जी को जी ये मोहानी कार्य साहब, करना चाहिए? मोहानी साहब फिर लौटेंगे आपके पास। ओपी यादव जी आपके पास आ रहे हैं और आपसे ये जी समझने की कोशिश करेंगे कि ये भी एक बड़ा ट्रस्ट, अयोध्या का राम मंदिर होगा, जैसा कहा जाता है कि वो आस्था का केंद्र है हमारे लिए, और एक किसी के स्वाभिमान के लिए केंद्र बनेगा। धर्म तभी तक काम करता है, आस्था तभी तक काम करता है जब आपका पेट भरा हो, चलने फिरने के आपके पास संसाधन हो। जिस दिन आपका पेट न भरा पड़ा हो, तो सारे के सारे संसाधन आपके, कोई संसाधन ना हो तो न कहीं आप आ पाएंगे, नहीं कहीं जा पाएंगे। तो अगर इसी तरह की स्थिति होती, परिस्थितियां अगर वाकई यही होता कि वहां आस्था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कोरोना महामारी के नाम पे पूरी लूट मची है या फेलियर हो रहे हैं, और हो सकता है हमारे हमारे जो देश की बाउंड्रीज लगी हैं, उन देशों से संपर्क संबंध अच्छे ना हो, उन सारी विफलताओं को छुपाने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मंदिर पे लोगों का ध्यान हटाया जा रहा है। और हटाया जा रहा हो या न हटाया जा रहा हो वो बात की बात है, लेकिन इसको एक बड़ा ट्रस्ट बना करके कहीं ऐसा तो नहीं देश की एक बहुत बड़ी संपत्ति को यहाँ डंप करने की कोशिश की जा रही है। जी ओपी यादव जी। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। थोड़ा हमें पहले समझना पड़ेगा राणा जी कि आपने जो बोला कि अयोध्या में जो मंदिर बनेगा, ठीक है कि हर किसी की आस्था का है, आपकी आस्था है, मेरी आस्था है, लेकिन ये जो हम लोग ट्रस्ट की बात करते हैं, ट्रस्ट बनेगा और ट्रस्ट में चढ़ावा आएगा, लेकिन उसका जो जिस तरह का जो मैनेजमेंट है, मेन बात वहां आती है। क्या वो आप मैनेजमेंट कहीं आपने हॉस्पिटल बनवा दिया है बाद में, क्या आप कुछ उसमें कुछ यूनिवर्सिटी आपने बना दी, या कुछ और आप दूसरा काम कर रहे हैं पुण्य वाला? कि हमारे देश में जितनी आबादी है, हमारे देश में इतनी जो गरीबी है, भुखमरी है, जैसे आपने भी कोरोना का वर्णन किया, बहुत से लोग आज भुखमरी बेरोजगारी पे आ गए। तो हम लोग अगर ट्रस्टशिप की बात करें, जो हमारा आज का एजेंडा है मंदिर वाला, जी तो ट्रस्ट तो बनेगा, ट्रस्ट हर जगह काम कर रहे हैं, लेकिन कई जगह ट्रस्ट अच्छा भी काम कर रहे हैं, पैसा आता है। अगर हम लोग शिरडी साईं के ट्रस्ट की बात करें तो वहां पे उन्होंने कई सारे उनके प्राइवेट विश्वविद्यालय भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं, और बहुत सारी चीजें उसी ट्रस्ट से उनकी ऑपरेट हो रही है, जो पैसा हम आप लोग वहां जाके चढ़ावा देते हैं। लेकिन कई जगह इसका मिस इस्तेमाल भी होता है। जो आप हम लोग कहना चाहते हैं, वो इस्तेमाल जो होता है उस पर नजर रखने की आवश्यकता है। वो कैसी रखी जाए, वो मेन बात है कि ये सारी चीजें पकड़ में आ जाए। कहीं चढ़ावा दिया, मान लीजिए एक साल का कहीं 500 करोड़ रुपए आता है, उस पर टैक्स होना चाहिए, वो पैसा सामने आना चाहिए, और उससे हमारे देश की जो आबादी है, जो समस्या है, आज चाहे भुखमरी की हो, बेरोजगारी की हो, वो कहीं ना कहीं चीजें फिक्स होनी चाहिए कि हाँ भाई, ये ट्रस्ट कमाने के लिए नहीं बैठा, आपने आस्था के लिए ओपन किया है, ठीक है, आस्था लोगों की है, हर धर्म में आस्था है, उसके लिए कोई किसी को मना नहीं करेगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो ट्रस्ट बना है, इस ट्रस्ट के जो गलत फायदे हैं, उनका इस्तेमाल गलत होना नहीं चाहिए। उसके लिए जी जी जब तक कोई ड्राफ्ट नहीं बनेगा, पुरानी ढीलें चली आ रही है, पुरानी ढील पे लोग फायदा उठाते चले आ रहे हैं, जी अब वो अभी भी होता चला आ रहा है। अब वो आपके जी सामने जी हो रहा है। आपने बोला अयोध्या ओपी का जी 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 ओपी ओपी यादव जी, फिर हम आपके पास आएंगे। हमारे पास 3-3 मिनट का ही टाइम होता है, और डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी आपके पास आ रहे हैं।
डॉक्टर ओपी यादव ये कह रहे थे कि साई ट्रस्ट का एक उदाहरण दे रहे थे कि वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। तो आपसे समझना चाहेंगे कि वो जो प्राइवेट कॉलेज हैं क्या मुफ्त में शिक्षा मिलती है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ मिलती है? क्या एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ शिक्षा मिलती है जिसकी क्षमता नहीं है फीस जमा करने की, जिसकी क्षमता नहीं है इलाज कराने की? क्या ऐसे लोगों का भी वहाँ इलाज होता है क्या? डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव। राणे साहब, इसको यूं समझ लीजिए कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। ये उनकी मजबूरी है कि उन ट्रस्टों में आने वाले पैसे का कुछ प्रतिशत वो दिखावे में ऐसा खर्च करें जिसको दिखा के वो कह सकें कि ट्रस्ट के अंतर्गत जो हमने रूल्स और रेगुलेशन बनाए हुए हैं और जो संवैधानिक रूप से हमको ट्रस्ट का मालिक बनाता है, उसके अंतर्गत हम कुछ पैसे को ऐसे मदों में खर्च कर रहे हैं जिनको हम सोशल वर्क कहते हैं। लेकिन उसका बड़ा हिस्सा जो है वो ब्लैक मनी के रूप में जाता है, जैसा कि आपने पहले ही कह दिया है। जैसे एक अभी देखिए श्रावणकोर के मंदिर का अभी प्रकरण अभी आया है इतनी समय, त्रावणकोर, जिसमें हाँ श्रावणकोट के मंदिर का समय प्रकरण त्रावण अभी आया है। त्रावण त्रावण नहीं, त्रावणकोर। हाँ जी त्रावणकोट की बात वही मैं कह रहा हूँ। जी तो उसमें उसके मेन खजाने की जो मेन खजाना है वो अभी नहीं खोला जा सका था, लेकिन जो छोटे छोटे उसके तहखाने थे उसमें 2 लाख करोड़ से ज्यादा के सोने और हीरे वगैरह तो अभी कितने मिले हैं उसकी गणना नहीं हो चुकी है। अभी आज मैंने पेपरों में पढ़ा कि लगभग 10 टन सोना उसमें से गायब भी हो चुका है। और फिर उस ट्रस्ट को जो सरकार के हवाले था उसको उस राजा के हवाले कर दिया गया है जो कभी बहुजन समाज के लोगों को अस्तन टैक्स लगा करके पैसा वसूला करता था। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारा खेल जो किया जा रहा है वो कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में सत्ता और संसाधन को इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने बार पिछली बार भी मैंने आपसे कहा, राम जन्मभूमि की जहां तक बात आती है, राम जन्मभूमि में भी जो ट्रस्ट बनाया गया है, अब वो ट्रस्ट में कौन कौन से लोग हैं? कहने के लिए एक अनुसूचित जात को रखा गया है, देश उसमें जो ट्रस्ट के मेंबर हैं वो सब वही लोग हैं जो मंदिरों से लाभ उठाते हैं। आप देख लीजिए, एक सर्वेक्षण बहुत पहले सन 1982-83 में आया था कि देश के कुछ बड़े मंदिरों में एक साल में इतना पैसा चला आता है कि उससे सरकार की एक पंचवर्षीय योजना एक साल के चढ़ावे के पैसे में चल सकता है। तो सवाल यह है कि वो पैसा जाता कहाँ है? वो पैसा जाता है बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए। वो संस्थाएं कुछ ऐसे प्रयास कर रही हैं जिनसे एक गुलामों की फौज आज वर्तमान में खड़ी हो गई है और आप जैसे हमारे जैसे लोगों के संवैधानिक बात करने वालों का मुंह नोचने का प्रयास कर रही है। आज जो संवैधानिक स्थिति है, संविधान ये कहता है कि सबको बराबरी का दर्जा है, सबको संसाधन में और व्यवस्थाओं में सहभागिता मिलनी चाहिए। लेकिन ये ट्रस्ट का जो फार्मूला है, ये प्राइवेटाइजेशन का जो फार्मूला है, वो कुछ लिमिटेड व्यक्तियों के हाथ में सारे संसाधनों को इकट्ठा करने का प्रयास करके और पुनः राजतंत्र की तरफ ये देश जा रहा है। और ये जो इजरायली मस्तिष्क के लोग हैं, ये जो लोकतंत्र को नहीं मानने वाले लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये देश को पुनः उसी दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी, फिर हम आपके पास आएंगे। यूनुस मोहानी साहब आपके पास आ रहे हैं। डॉक्टर दुर्गा प्रसाद यादव जी कह रहे थे कि ये फिर राजतंत्र की तरफ इस देश को लेके जा रहे हैं। राजतंत्र तो राजा के रानी के पेट से पैदा होता है। अब तो राजा कोई रहा नहीं, तो रानी के पेट से राजतंत्र कहाँ पैदा होगा? इसीलिए कहते हैं कि ये अल्पतंत्र की तरफ लेके जा रहे हैं, राजतंत्र नहीं, बल्कि आप अल्पतंत्र की तरफ लेके जा रहे हैं क्या? मोहानी साहब, आपके पास आप अपना जवाब दे दें कि क्या इस देश को अल्पतंत्र की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं क्या? ये कहा जा सकता है कि ये देश गर्त तंत्र की तरफ जा रहा है, ना ये अल्पतंत्र की तरफ जा रहा है, ना ये राजतंत्र की तरफ जा रहा है। ये देश गर्त तंत्र की ओर जा रहा है।
ये देश रसातल की ओर जा रहा है। हम सब चिंतित हैं कि देश का क्या होगा, क्योंकि देश का नौजवान कुंठित है। आए दिन आप सुन रहे होंगे कि 20 साल से लेके 35 साल की उम्र के जो लोग हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं। वजह सिर्फ ये है कि वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो कहीं ना कहीं कुंठा का शिकार हो रहे हैं। हालांकि एक तरफ तो उनके अंदर जो नफरत के बीज बोए गए हैं, धर्म के नाम पर जो अधर्म का साथ उनको पकड़ाया गया है, एक तरफ वो है, दूसरी तरफ है बेरोजगारी, भुखमरी, घर में बीमार बाप है, अनब्याही बहन है और भूखा बेरोजगार युवक है। ये देश का भविष्य है और इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ इसी तरह किया जाता रहेगा जब तक हम स्वयं आत्मनिर्भर होने की बात प्रधानमंत्री जी ने कही है। यहाँ आत्मनिर्भर होने से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने लिए संसाधन स्वयं जुटाइए, बल्कि आत्मनिर्भर होने का मतलब जहां निजीकरण युवाओं की जिंदगी को चौपट कर रहे हैं, वहीं ट्रस्टीशिप लोगों को भूमिहीन बना रहे हैं। और जो बड़े पैमाने पर खेती होकर के लोगों को पास रोजगार उपलब्ध हो सकता था, मजदूरी उनको मिल सकती थी, रोजगार मिल सकता था, ग्रामीण अंचलों में रोजगार मिल सकता था, बेरोजगार दोनों तरफ से बन रहा है। निजीकरण नौजवानों को बेरोजगार बना रहा है और ट्रस्टीशिप हर उम्र के व्यक्तियों को बेरोजगार बना रहा है। ट्रस्ट को मान्यता, विधिक मान्यता कौन दे रहा है? सरकार। निजीकरण को विधिक मान्यता कौन दे रही है? सरकार। सरकार को निजी विधिक मान्यता दिया किसने है? जनता ने। उस जनता जनार्दन ने जो आज हजारों किलोमीटर पैदल चलने पे बेबस थी। इस आपदा के जब बताया गया कि दुनिया में आपदा है, इस आपदा में भी उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं, फिर भी सरकार की फाइलें हमेशा गुलाबी हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने 80 करोड़ लोगों को, गनीमत तो ये है कि इस सरकार ने 80 करोड़ परिवार नहीं कहा, नहीं तो वो भी कह सकते, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो चना की व्यवस्था हर महीने कराई। और गांव जमीन पे, जिसको जीरो ग्राउंड लेवल पे जाकर के देखा जाए तो सिर्फ ये फाइलों तक ही ये सारे दावे दिखते हैं, जमीन पे कहीं धरातल पे नहीं उतर। उत्तर प्रदेश में भी कहा गया कि हमने 50 लाख लोगों को नौकरी, 80 लाख लोगों को नौकरियां दे दी। पहले 50 कहा गया, फिर उसको संशोधित करके 80 लाख लोगों को नौकरियां दी गई। और जबकि ये कहा गया कि 8 लाख लोग बाहर से आए हैं। और नौकरियां क्या दे दी? मनरेगा में नौकरियां दे दी। जिस मनरेगा को ये सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री ये कहते कहते नहीं थकते थे कि ये कांग्रेस का कब्र बनेगा, समाधि बनेगी कांग्रेस की, और आज उसमें नौकरियां देने की बात करते। कमाल है। जो लोग मनरेगा में काम नहीं करना चाहते थे, आज उन्हें मनरेगा में काम करने के लिए मजबूर किया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि हमने मनरेगा में नौकरियां दे दी, हमने नौकरियां दे दी। कमाल की शब्दावली। इस तरह की शब्दावली, इस तरह की धूर्तता, इस तरह के शब्दों का झूठ और फरेब का जो जाल है, इस तरह के झूठ फरेब की असीमित शक्तियां कहां से आती है, ये सोचना जरूरी है। इसलिए देशवासियों से ये जरूर कहेंगे कि बेसदा गजले न लिख, वीरान राहों की तरह, खामोशी अच्छी नहीं, आहों कराहों की तरह। जिस देश ने आपको कराहने पे मजबूर किया, आपको रोजगार से बेरोजगार बनाया, भरते पेट को भूखे पेट सोने के लिए मजबूर किया, उस सरकार को लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस पर चिंतन करिए और इस सरकार को बेदखल करिए,
तभी होगा, तभी आप अपने अपने दायित्वों को, अपने अधिकारों को संरक्षित रख पाएंगे, सुरक्षित रख पाएंगे। फिर नए रोजगार के सृजन की आप बात करिए। और एक पहल और आपको करनी चाहिए, क्योंकि जिनको आपने जो खास तौर से रिजर्वेशन के आधार पे गए हैं, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड और माइनॉरिटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको जरूर खत लिखें और अंतिम चेतावनी दें कि अगर आपने इस निष्ठुर सरकार जो पूरे देश को तबाह करने पे लगी है, जो सारे बॉर्डर पे जो हमारे पड़ोसी मुल्क थे उनसे संबंध बिगाड़ करके रखे गए हैं, बॉर्डर पे जो सीमाएं हमारी दूसरे देश के लोग कब्जा कर रहे हैं, ऐसी निष्ठुर सरकार से, ऐसी झूठी और फरेबी सरकार से मुक्ति पाने के लिए एक बार आपको प्रयास करना चाहिए। और आप ही हैं जो सत्ता में लोगों को लाते हैं और सत्ता से बेदखल करते हैं। तो ऐसे लोगों को जो अपने दायित्वों के प्रति ईमानदार नहीं है, बेईमानी कर रहे हैं और कहा जाए तो डकैतियां करके अपने साथियों को ट्रस्ट बनवा करके उनको पैसे दे रहे हैं और रोज और निजीकरण पूरी संपत्तियों का, देश की संपत्तियों को करते जा रहे हैं। ऐसे लोगों से मुक्ति के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। और इसी के साथ सभी दर्शकों का और हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, सब्बा खैर, सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जय भीम।